ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल ओवरऑल पिछले साल से रिजल्ट पास परसेंटेज भी कम गया है, टॉपर्स भी कम गए हैं, और जो आईसीएसई में जिनके 90s में आए थे 10th में, उनके 12th में 70s में रह गए हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल आईसीएसई ना, ये जो आईसीएसई के सीबीएसई में गए हैं, 12th का कह रही हूँ। चलो अगर आप इस कंप्लीट करना चाहते हो चैप्टर तो कल, अच्छा हाँ मैं एक चीज़ बता रही हूँ, जपनीत जो आपने कल विजय सर ने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ना, वो मैंने आपको इंटेंशनली नहीं करवाए थे अभी, क्योंकि मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन करवाए थे मोलालिटी वाले, और आप उसमें इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि मैंने कहा था कि मैं उसका जो नेक्स्ट लेवल है वो रुक के करवाऊंगी। जो आपने मेरे को कल क्वेश्चन भेजा था ना, हाँ वो उसका नेक्स्ट, वो आपकी प्रदीप की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बट ऐसे ही बोलते हैं सर। कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ इथेनॉल in which mole fraction is, in which mole fraction is 0.040। तो जब मैंने आपको मोलालिटी वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने तुम्हें मोलालिटी का अलग फॉर्मूला बताया था और मोल फ्रैक्शन का अलग फॉर्मूला करवाया था, और मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी वो सिंपल वाली थी, यानी कि जिसमें या तो मोलालिटी निकालनी थी या मोलालिटी निकालनी थी या मोल फ्रैक्शन निकालनी थी। इसकी जो नेक्स्ट एडवांस्ड एक्सरसाइज थी उसमें ये था कि आपको निकालनी मोलालिटी है बट आपको गिवन क्या है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि मोल फ्रैक्शन निकालनी है बट गिवन क्या है, मोलालिटी। अब मुझे एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी हो या गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसकी मोल फ्रैक्शन गिवन है या जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल। और मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी कि अगर आप नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना अज्यूम कर रहे हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स ही मोलालिटी ले सकते हो, यानी कि मैं इधर एक चीज करने वाली हूँ, मैं एनबी की जगह मोलालिटी की वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं, एनबी तो नंबर ऑफ मोल्स है, आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलालिटी से कैसे रिप्लेस कर सकते हो? वैसे नहीं रिप्लेस कर सकते, लेकिन अगर आप नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या अज्यूम कर लो 1 kg, तो मोलालिटी ही नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि आप देखो ना मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ। अब ये आपने जैसे ही एनबी की वैल्यू एम के बराबर ली तो मतलब आप ये अज्यूम कर चुके हो कि वाटर यानी कि सॉल्वेंट कितना है 1 kg। 1 kg में कितना मास होता है 1000 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो Na नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर 55.5 आ गए, यानी कि आप Na की जगह 55.5 ले सकते हो क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर में 55। तो ये फॉर्मूला ही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप लर्न कर लो, ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज आएगा, क्योंकि जब भी आपको मोलालिटी गिवन होगी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी या वाइस वर्सा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन कितनी गिवन थी, आपने सिंपल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या पुट करनी थी 0.040, मोलालिटी निकालनी थी इज इक्वल टू एम 55.5 प्लस एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास एम की वैल्यू आ जाती। या उल्टा भी हो सकता था कि मोलालिटी गिवन हो आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी हो, क्योंकि अगर आप इसको सीधे तरीके से देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने तो बच्चों को कंपटीशन के लिए भी ये फॉर्मूला याद करवा रखा है, दोबारा समझो। वैसे हम मोल फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्मूला याद करते हैं, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। जो नॉर्मल बच्चा है अगर उसको लगेगा कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वो मोल फ्रैक्शन का बेसिक फॉर्मूला क्या सोचेगा कि जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लेने हैं, न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी। बट मैं ये बोल रही हूँ कि ये फॉर्मूला तो हम तब लगाएंगे ना जब हमें बी का गिवन मास गिवन हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ए का गिवन मास गिवन हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कभी कभार क्वेश्चन में निकालनी क्या होती है मोल फ्रैक्शन, बट गिवन क्या होती है
मोलालिटी। तो आज हमने देखा कि क्या कोई मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के बीच में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप मैंने निकाला, मैंने ये रिलेशनशिप निकाला कि मोलालिटी क्या होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन सोचो कि व्हाट इज मोलालिटी, तो मोलालिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अगर आप नीचे सॉल्वेंट का मास कितना अज्यूम कर लो, अब अगर कोई बच्चे ये सोच रहे कि हम 1 kg क्यों अज्यूम करें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर ए का मास गिवन ही नहीं है तो आप नीचे वही अज्यूम करोगे ना, डेफिनेशन वाला। तो जैसे ही आपने ए के मास को 1 kg अज्यूम करा, एनबी की वैल्यू किसके बराबर होगी, मोलालिटी। तो मैंने एनबी की जगह एम लिख दिया, एनबी की जगह क्या लिख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम एनबी की जगह तो आपने एम लिख दिया, बट एनए क्या लें। एनए ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, क्योंकि जैसे ही आप वेट 1 kg ले चुके हो तो ए का गिवन मास 1 kg यानी कि कितने ग्राम हो गया, और वाटर का मोलर मास कितना होता है। तो ये चीज तो आपको ऑलवेज पता होनी चाहिए कि 1 लीटर या 1 kg ऑफ वाटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 55 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 12th में आप सीधा भी यूज करोगे ना कि इन 1 kg ऑफ वाटर नंबर ऑफ मोल्स आर 55.5। आप नहीं भी एक्सप्लेन करोगे, वाटर सॉल्वेंट होता है ना, नीचे ये जो ए होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्वेंट को। और मोलालिटी की डेफिनेशन में भी नीचे वेट किसका होता है, सॉल्वेंट का। यानी कि जब आप मोलालिटी में नीचे 1 kg ले चुके हो तो बाय डिफॉल्ट आप वाटर का गिवन मास कितना ले चुके हो, 1000। तो यानी कि हाँ, समझ नहीं आ रहा, नहीं बस अगर ये रिलेशनशिप समझ आ गया फिर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बट यहाँ तक समझना जरूरी है कि हाउ वी हैव रिटन एनबी की जगह मोलालिटी एंड हाउ वी हैव टेकन एनए की जगह 55.5। हर केस में एनबी मोलालिटी के बराबर हम नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम नीचे वाटर का सॉल्वेंट का वेट कितना अज्यूम कर लें, हम तो इसको चेंज थोड़ा कर रहे हैं। मैं तो ये देखो, मैंने इसको 1000 ग्राम चेंज नहीं किया, नीचे तो मैं 1 ही रख रही हूँ बिकॉज वो 1 है, तभी एम किसके बराबर हुआ, नीचे नहीं 1000 करना। मैं तो वैसे आपको बता रही हूँ कि मोलालिटी अगर आप एनबी के बराबर कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये अज्यूम कर चुके हो कि वाटर 1 kg है। अब मैं अलग से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने लगी, गिवन मास अपॉन, तो वाटर का गिवन मास 1 kg क्योंकि नीचे 1 kg है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है। अब 1 kg को ग्राम में चेंज करोगे तभी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1000 इसीलिए किया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, वहां पे 1 kg को 1000 ग्राम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप आ गया कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स एम के बराबर लेते हो तो उस वक्त ए यानी कि वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने डिफाइन हो जाते हैं। भाई तो कह रही हूँ एक्स बी की वैल्यू गिवन है, निकालनी क्या है। हाँ, इसको मोलालिटी को एक्स अज्यूम कर लो या एम भी रख दो, उसके बाद तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, फिर तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 0.040 को 55.5 से मल्टीप्लाई करोगे, एम को 0.040 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0.040 है, वहां जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्मूले के बगैर करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने तो +1 और +2 दोनों बच्चों को बोल रखा है कि आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का क्या है, एनबी अपॉन, और दूसरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, एम अपॉन 55.5 प्लस। कल को कोई आपको क्वेश्चन करे कि कैसे आपने एनबी की जगह मोलालिटी ले ली, तो आपको मैंने लॉजिक भी बता दिया है कि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स व्हेन वाटर इज, तो आप m की वैल्यू n भी ले सकते हो। नहीं नहीं, जब मोल फ्रैक्शन हो ना मोलालिटी ही निकालना, मोलालिटी के लिए क्यों एप्लीकेबल है। इस फॉर्मूले में m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलालिटी को थोड़ा कर रहा है, किसको हाँ, या मोलालिटी गिवन होगी मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, या मोल फ्रैक्शन गिवन होगी या तो वन ऑफ देम निकालना होगा। तो एक ये डाउट था, और एक और क्वेश्चन तुमने दिया था वो भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द, पहले ये नोट करना है आपने, कर लो ये नोट, जूम आउट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो मोलारिटी का। बिफोर वी प्रोसीड, आज इम्प्रूवमेंट का एग्जाम आज है, किसका, मैथ्स का, तभी शशांक और वो वंशिका आए नहीं ना, पढ़ रहे हैं वो।
ये क्या है? रिलेशन बिटवीन हाउ किसी ने सॉल्व किया? कितना है ये? टू पॉइंट 2.31 आ रहा है। एक और क्वेश्चन दिया था विजय सर ने, कैलकुलेट concentration of nitric acid HNO3 in moles per liter, which has a density of 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर, वैसे अच्छा ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर। एंड मास परसेंटेज, एक्सपी का मतलब मोल फ्रैक्शन है, एक्सपी का मतलब मोल फ्रैक्शन है जो गिवन है, और एम मोलालिटी है, जो एनबी की जगह एम लिख रहे हैं, एम मोलालिटी है। मोल फ्रैक्शन हमें गिवन थी 0.040, मोलालिटी हमें निकालनी थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संयम कह रही हूँ, किसने नोट कर लिया? तुमने जल्दी आना, नोट तो कर लो प्लीज। ये वाला क्वेश्चन देखो, हमें निकालना क्या है? कंसंट्रेशन इन मोल्स पर, दैट मीन्स मोलारिटी निकालनी है। कैसे पता लग रहा है कि मोलारिटी निकालनी है? क्योंकि आपको बोला है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर, तो कई बार हमें यूनिट से पता लगता है कि हमें क्या निकालना है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला पहले समझ लो, फिर टाइम देते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है वंशिका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं वो मोलालिटी होती है, एल वाली, हमें लीटर वाला निकालना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, वन मतलब लीटर में होगा तो ठीक है, मिलीलीटर में होगा तो। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन, अब हमें गिवन मास के लिए मास परसेंटेज गिवन है। एक मिनट, मास परसेंटेज के लिए हमें गिवन मास के लिए क्या गिवन है? अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मास परसेंटेज 69 गिवन है,
इसका मतलब यही मास ऑफ सल्यूट है, जो आपको मास गिवन होती है ना, मास परसेंटेज, वही गिवन मास होता है। यानी कि आपको अगर ऊपर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम गिवन मास तो गिवन ही नहीं है। इफ यू आर गिवन द मास परसेंटेज 69%, दैट मीन्स मास इज 69 ओनली। अगर मास परसेंटेज 40 होती तो गिवन मास इज 40। तो अब यहाँ 69 का रोल तो समझ आ गया कि जो आपको ऊपर 69 गिवन है, ये किसका मास गिवन है, सल्यूट का। तो जो गिवन, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सल्यूट के, और सल्यूट है कौन, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकाल लोगे। नीचे हमें क्या चाहिए, क्या आएगा मोलर मास HNO3 का, H का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 इंटू कितना है 63। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आप बोल रहे थे ना डेंसिटी गिवन है, सुनो डेंसिटी क्यों गिवन है, एवरीबडी लुक। हमें नीचे क्या चाहिए, ये तो मास परसेंटेज है, तो नीचे हमें 100 सोल्यूशन का मास गिवन था। आप कैसे कह सकते हो कि नीचे 100 मास ही है सोल्यूशन का, क्योंकि आपको गिवन मास परसेंटेज है। ऊपर वाला मास को रिप्रेजेंट कर रहा है 69, तो नीचे 100 भी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। पर क्या हमें सोल्यूशन का मास चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, तो हमें डेंसिटी इसीलिए दे रखी थी कि डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन, ताकि हम वहां से वॉल्यूम निकाल सकें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.41। और अब ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन का मास कितना लेना है, 100। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे आपने मास 100 क्यों लिया, 69 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आप किसका वॉल्यूम निकाल रहे हो, सॉल्यूशन का, तो मास भी किसका लोगे, विच इज नॉट 69, विच इज, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा 100 अपॉन 1.41 मिलीलीटर, क्योंकि डेंसिटी मिलीलीटर में है तो लीटर में नहीं आ सकता। आई अगेन रिपीट, ये क्वेश्चन अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो बच्चों को ये समझ नहीं आता कि हमें डेंसिटी का क्या करना है। डेंसिटी का ये करना था कि जो आपको मास परसेंटेज गिवन थी 69%, उसका मतलब था कि ऊपर वाला 69 किसका मास है, सोल्यूट का, नीचे वाला 100 भी मास ही था, वो वॉल्यूम नहीं था। वो वॉल्यूम तब होता अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आपको ऐसे लिखा हुआ है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप नीचे 100 लीटर वॉल्यूम नहीं ले सकते, आपको नीचे 100 भी क्या अज्यूम करना पड़ेगा, मास किसका। पर क्या हमें मोलारिटी निकालने के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए, क्या चाहिए, तभी तो उन्होंने डेंसिटी दे रखी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सवाल में ही जवाब होता है। उन्होंने सवाल में डेंसिटी क्यों दे रखी थी, क्योंकि दित्या उनको पता था कि नीचे वाला 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को, और कहीं ना कहीं डेंसिटी की वैल्यू देकर मास को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। बस अब हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, अब तो मोलारिटी का फॉर्मूला ही लगाना है। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 69 अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया है 100 अपॉन 1 और वो मिलीलीटर में आया तो मल्टीप्लाई बाय 1000। जब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाली है, डोंट कैलकुलेट ओवर देयर, वहां पे 69/63 को फ्रैक्शन में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंटों में निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने फॉर्मूले में फिर जाना ही है, तो वहां कट आ जाएगा। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स मैंने इंटेंशनली आपको अगली एक्सरसाइज नहीं दी थी, क्योंकि जब तक आप मोलारिटी वाले टॉपिक पे पहुंचे थे आप इतने ज्यादा ओवर हो चुके थे कि अगर मैं उसी टाइम आप तभी मैं कह रही थी कि पहले आप बेसिक वाले कर लो। बेसिक वाले मतलब कि आपको मोलारिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, फिर आप एडवांस करोगे ना कि वॉल्यूम नहीं गिवन तो क्या करें, कैसे डेंसिटी को यूज करके क्या निकालें, वॉल्यूम, या कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, मास तो गिवन ही नहीं है। बट मास परसेंटेज से आपको मास निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो मास परसेंटेज होती है वही क्या होता है, मास ऑफ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो आपको जो मास परसेंटेज का मास गिवन है आपने वही ले लेना है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए आपने ऊपर वाला मास नहीं लेना, नीचे वाला मास लेना है, क्योंकि वॉल्यूम आप किसका निकाल रहे हो, सोल्यूशन का, तो मास भी किसका लोगे, सोल्यूशन का, विच इज नॉट 69 बट 100। तो इस क्वेश्चन में 2 बार मास यूज हो रहा है चिराग, एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए
पर नंबर ऑफ मोल्स हम किसके निकाल रहे हैं? सल्यूट के। तो मास सल्यूट का ले रहे हैं। नीचे मास यूज हो रहा है क्या निकालने के लिए? वॉल्यूम किसका? तो जब सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए मास यूज हो रहा है तो मास सोल्यूशन का लेंगे। कई बार ना बच्चे कि मैम यहाँ भी मास लिया है, यहाँ भी मास लिया है, इधर आपने 69 ले लिया है, इधर आपने 100 ले लिया है, क्योंकि देखो तो सी ना कि हम निकाल क्या रहे हैं। ऊपर सोल्यूट की बात हो रही है तो सोल्यूट का मास 69 है, नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन का निकाल रहे हैं तो मास पूरे सोल्यूशन का लेना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जिसको होएगी उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हम किसके मोल्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम किसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए तो ये भी मास ही है, ये भी मास ही है, तो वो यहाँ पर भी 69 ले सकते हैं, यहाँ पे भी 69 ले सकते हैं। लेकिन जिसको क्लियर है कि वहां मैं सल्यूट के मोल्स निकाल रहा हूँ, वहां मुझे सल्यूट का मास लेना पड़ेगा विच इज 69, वहां मैं सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो मुझे मास भी सोल्यूशन का लेना पड़ेगा विच इज नॉट 69 बट 100। बस उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट द आंसर। एंड दिस इज वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन स्पाइट ऑफ नोइंग। मैंने आपको क्यों नहीं कराया, क्योंकि आप खुद देख लो प्रदीप की जो मोलालिटी वाली एक्सरसाइज मैंने भेजी है उसके बाद यही एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रैक्टिस और प्रॉब्लम है। मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको खुद ही नहीं कराई थी क्योंकि मुझे था कि पहले आप इतना कर लो, ये ना हो कि ओवर माइंड से निकल जाए, क्योंकि अभी हमारे पास जुलाई तक टाइम है। वी विल डू स्लो बट हमें अच्छे से करना है। अब यानी कि अब मैं ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दूं, है ना। अब तुम इफ टाइप के क्वेश्चंस करके देखना कि इस लेवल वाले क्वेश्चंस ओके हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज जो टॉपिक कराऊंगी उसके न्यूमेरिकल नहीं दूंगी चैप्टर 2 के, यही वाले क्वेश्चंस कर लेना। बट एक बात देख लो, अभी जो सीबीएसई रिजल्ट एनालिसिस करी है उसमें भी यही है कि आपको सारे क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, शॉर्टकट नहीं है। और 3 मोल्स ऑफ हाँ तो सिंपल है ये तो। आपको एक मॉलिक्यूल क्या दिया हुआ है? इथेन। इथेन का फॉर्मूला बताना। इथेन C2H6, इथीन का C2H और इथाइन का C2H, और तीनों के क्या गिवन थे? सेम। तो इसके एक मोल में कितने कार्बन है? 6। इसके भी कितने हैं? इसमें भी कितने हैं? कार्बन निकालना यही था, मोल ही। नंबर ऑफ किस टोटल के कार्बन के पक्का। बस फिर एटम्स निकालने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6.022 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? तो अब एक मोल में कितने कार्बन है? 2। लेकिन उन्होंने 3 मोल्स में बोले थे, तो पहले तो हमने कार्बन के मोल्स निकाले। पहले हमने क्या निकाले? कार्बन के। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि चाहे इथेन है सिंगली बॉन्डेड है, चाहे इथीन है डबली बॉन्डेड है, चाहे इथाइन है, तीनों के हाइड्रोजन अलग अलग है। इथेन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 6। इथीन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 4। और इथाइन में हाइड्रोजन के कितने मोल्स होंगे? 2। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि तीनों में कार्बन के तो 2 ही हैं। आप फॉर्मूला ही देख लो, C2H6 इथेन का, उसमें भी कार्बन के कितने मोल्स दिख रहे हैं? इथीन का देख लो C2H4, उसमें भी कार्बन के कितने दिख रहे हैं? अब बच्चे को लगेगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यार, उसमें भी 2 आ रहे हैं, उसमें भी 2 आ रहे हैं। कार्बन तो सेम ही है ना, C2H6 हो चाहे C2H4 हो चाहे C2H2 हो। हाइड्रोजन अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n, और अल्काइन्स का क्या होता था? CnH2n-2। हाइड्रोजन इज वेरिंग, एक में हाइड्रोजन डबल है, एक में हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, और एक में हाइड्रोजन 2 से, बट कार्बन तो सेम ही है। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर कार्बन के एटम्स निकालने हैं तो तीनों में सेम ही आएंगे। बट निकालने का प्रोसीजर क्या था? पहले हमने मोल्स निकाले। एक मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? डबल। तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। बट अगर मोल्स नहीं निकालने, एटम्स निकालने हैं, तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? जितने एवोगैड्रो नंबर में होते हैं, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो बस इससे मल्टीप्लाई कर देना था।
ये अगर आपको लग रहा है ना कि विजय सर क्वेश्चन करा रहे हैं और हमें नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स प्रैक्टिस। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपको चैप्टर 1 का हमारा पूरा टेस्ट भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि पहले जब मैंने फर्स्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट लिया था तो मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था। फिर मैंने सिर्फ मोल कंसेप्ट का टेस्ट लिया था जो पेंडिंग ही है आज तक। जब मैंने कहा था कि वो 25 क्वेश्चन कर लो मैं उसका टेस्ट लूंगी, फिर वो 25 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बहुत प्रॉब्लम थे उसका टेस्ट हुआ नहीं, मैंने आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टेस्ट ले लिया। अब इट इज़ द टाइम कि जब आप मेरे को चैप्टर 1 का कलेक्टिवली टेस्ट दो ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो और तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर 1 का। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको, आप जितनी बार भी कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको लगेगा यार मेरे से हो ही नहीं रहा, क्योंकि आपने पूरे चैप्टर का अभी तक टेस्ट दिया है नहीं दिया ना। मोल कंसेप्ट मैंने कहा था कि चलो आपके लिए इजी कर देती हूँ कि सिर्फ मोल कंसेप्ट का ले लेती हूँ, तो वो मोल कंसेप्ट के भी 25 क्वेश्चन का टेस्ट रह गया। अब आप मुझे बताओ कि मंडे, क्योंकि +2 वाले भी मंडे या संडे, पता है क्या, जो ये वंशिका वगैरह ना, मैंने ये तो मुझे बोल रही हैं अगले थर्सडे तक रखो। हम अगर उनकी पेज तक चलने लगे, हमारे अभी तक कोई रिवीजन नहीं हुई अच्छी सी, मैंने उनको बोला है मैं तुम्हारा लेटर ऑन ले लूंगी, तुमने देना हो दे देना, है ना, मंडे ही है ना, तुम्हें तो तुम्हारे तो मार्क्स आए। तो तुम मुझे बताओ कि चैप्टर 1 के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पहले टेस्ट ले लूँ, जैसे मोल कंसेप्ट है, मोलारिटी नॉर्मेलिटी है ना, और क्या कहते हैं लॉज है, कि पूरे चैप्टर का देना चाहते हो? पूरे कर दो, अभी तो मिक्स हो जाएगा, पहले आप हाफ का ले लो, टॉपिक हाफ दे दो। टॉपिक्स में मोल कंसेप्ट ले लूँ? अच्छा ये भी बता दो कि मोल कंसेप्ट की तुमने क्या क्या करनी है। एक तो सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने दे रखी हैं प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन प्रदीप का तुमने प्रैक्टिस करके देखना है। और जो मॉडर्न एबीसी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आगे पीछे सेम होते हैं चाहे कोई भी रेफरेंस बुक है, आपने जो भी रेफरेंस बुक फॉलो करनी है ना, अगर आप मोल कंसेप्ट के उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम और सॉल्व्ड एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ना। और आप, मैं सच में बता रही हूँ, कल के बाद मैंने सीबीएसई रिजल्ट की एनालिसिस भी करी है, उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला है कि रिजल्ट इस बार बेकार, जिनका भी पूरे ओवरऑल इसीलिए बेकार आया कि वो टाइम गया जब बच्चे रोट लर्निंग करते थे, रट्टा मार लिया, थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लिया। अब आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, तभी मार्क्स आएंगे। शॉर्टकट है ही नहीं, पहले फिर आ जाते थे 12th में मार्क्स, इस बार देखो बच्चों के नंबर ही नहीं आए, जिन्होंने बस एक दिन पहले ऐसे नोट्स रट लिए, जिन्होंने प्रॉपर स्टडी करी है ना, उन्हीं के मार्क्स आए हैं। तो प्रॉपर स्टडी का क्या मतलब है कि जैसे आपका मोल कंसेप्ट है तो आपने पहले मोल कंसेप्ट के सारे फॉर्मूले देख लिए, तो ये नहीं कि जो मैम ने मेन कराया, एक एक एग्जाम्पल गो थ्रू करो, बैठो रात को 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपके मान लो 2 क्वेश्चन आपने मेरे नोट्स वाले कर लिए, कल को टेस्ट में मैंने वो डाल दिया, आपके मार्क्स आ गए, आपको लगेगा मैं तो थोड़ा सा पढ़ा मैंने, पर वो डीप लर्निंग नहीं है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप फिर भूल जाओगे। लेकिन अगर आज की डेट में आप ढंग से कर लोगे ना, आपको पेपर में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी हाई होगा। इसीलिए, नहीं तो मैंने तो पिछले बैचेस में कभी ऐसे पार्ट्स में टेस्ट ही नहीं किया, मैं तो आधा चैप्टर करके खत्म करती थी, बट तब भी बच्चे ऐसे ही अगले चैप्टर तक, मैम अभी तक मोल कंसेप्ट ही नहीं आता, मैं अभी तक मोलारिटी नहीं आती, अच्छे बच्चे तीसरा चौथा चैप्टर आ जाता था, तब तक भी बच्चे यही रो रहे होते थे कि मैम अभी तक मोल कंसेप्ट नहीं आता। उसके लिए तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, तुम्हारा दिमाग खुद कहने लगेगा कि 1 में कार्बन कितने हैं, 2, 3 में कार्बन कितने होंगे, 3 × 2, तुम्हारा दिमाग खुद चला जाएगा। एटम्स निकालने हैं तो 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करो। अभी तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है, जब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें लगता है आ गया, लेकिन तुम्हारा खुद माइंड फंक्शन नहीं कर रहा। अभी यही हो रहा है ना कि तुम्हें क्वेश्चन को देख के समझ नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई डू। वो पॉइंट तब आएगा जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, दैट इज द ओनली की। और अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर पे होल्ड डाल दी ना, अगले चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे। अगले चैप्टर में इतना लंबा चौड़ा काम ही नहीं है, कभी मोल निकालने, कभी एटम निकालने, कभी वॉल्यूम निकालना है, कभी वॉल्यूम एसटीपी पे है, कभी एसटीपी पे नहीं है, कभी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगाना है, कभी मोलारिटी में मोलारिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन, इतनी उलझने तो किसी चैप्टर में है ही नहीं। सो इफ यू हैव टाइम राइट नाउ, अभी आपके पास कोई बर्डन नहीं है, आपके कोई यूटीज नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं है, तो अभी तो टाइम है पढ़ने का। जब यूटी होंगे तो तुम्हें लगता है एक छुट्टी भी आ गई तो तुम्हारे पास एक एक क्वेश्चन देखने का टाइम होगा, तब तो ये टाइम होगा कि जो उस टाइम जब प्रैक्टिस करे थे, जो हुए नहीं उनको तो मार्क करते ही हो ना। जैसे मान लो तुम कोई सॉल्व एग्जाम्पल कर रहे हो जो बहुत मुश्किल लग रहा है, उस बस 4 मार्क करते हो या इंपॉर्टेंट लिख देते हो या सर्कल करते हो,
तो उस टाइम तो ये टाइम होता है कि एक दिन पहले जिन पे सर्कल मार्क किया हुआ है उन्हीं पे नजर मार लें, या उन्हीं को एक बार कॉपी पे लिख के देख लें, ताकि कल को ये सेम रिपीट हो गया तो हम कर पाएं। और स्पेशली सीबीएसई एनालिसिस में ये भी बोला है कि जो लोग ना वीडियो से पढ़ रहे हैं, जैसे आजकल ट्रेंड तो आ गया है कि यूट्यूब वीडियो चला लेते हैं एक दिन पहले कि हाँ पेपर है तो पूरी कोई भी फिजिक्स वाला या किसी की भी ऑनलाइन, उन बच्चों के तो मार्क्स आए ही नहीं है। मैं नहीं बोल रही कि आप कहोगे कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पास हो गया कुछ। आई हैव डन द रिजल्ट एनालिसिस, वहाँ पे क्लियर बोला है जो बच्चे यूट्यूब वीडियोस वॉच कर करके पेपर दे रहे हैं उनके मार्क्स आए ही नहीं है। जिन्होंने घर बैठ के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी है, मतलब एनसीईआरटी की बुक जो है उस बुक, चाहे बुक्स पढ़ो या जो उसके पीछे के क्या दिए होते हैं क्वेश्चंस, जो वो सारे जिन्होंने वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पूरे 1 to 1 हैंड ऑन हैंड करे हैं। अगर बुक घटिया है तभी तो पहले रेफरेंस बुक करवाते हैं। जब तुमने रेफरेंस बुक के सारे मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लिए, सारे मोलारिटी नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन कर लिए, सारे एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हारा मैं एक दिन टेस्ट लूंगी कि एनसीईआरटी के पीछे वाली सारी एक्सरसाइज एंड में कराती हूँ मैं कभी बच्चों को पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए नहीं देती, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर बच्चे को मैंने स्टार्टिंग में बेस में दे दिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी एंड में करनी है। पहले आप अपनी रेफरेंस बुक के सारे सोल्व्ड प्लस अनसोल्व्ड एग्जाम्पल टॉपिक के करो तो सही, एक कॉपी तो बनाओ, तुम्हें खुद पता होगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन अपने हैंड से कर रखे हैं। उसके बाद जो तुम्हें विजय सर क्वेश्चन देते हैं फिर उसमें नजर मारो कि अब मेरा ये हो जाएगा, अब मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। हाँ फिर जो फिर भी नहीं होगा फिर मेरे पास डाउट लेके आओ। तुम्हारी अच्छी तैयारी ना हुई तो मेरा नाम बदल देना। नो शॉर्टकट, देर इज नेवर एवर अ शॉर्टकट टू द सक्सेस। अगर किसी को शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल भी जाती है बाय स्टडिंग लेस, इट इज ओनली शॉर्ट टर्म, इट इज नेवर एवर लॉन्ग टर्म। अगर तुमने इतनी अच्छी स्ट्रीम चूज करी है, मेडिकल नॉन मेडिकल चूज करी है, उसमें तुम मेहनत करो, उसमें तुम मेहनत से भागो नहीं। हेल्प मैं करूंगी। इसके बाद तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट लेके फिर मैं एक दिन तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूंगी, एक दिन मैं तुम्हारे पूरे चैप्टर्स का टेस्ट ले लूंगी, एक दिन मैं आपके सिर्फ थ्योरी वाले टॉपिक का टेस्ट ले लूंगी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, लॉज के सारी स्टेटमेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक हो गया, ये पढ़ के आना। तो मुझे बताओ कि तुम आई एम देयर। फिर एक दिन मैंने तुम्हें एमसीक्यूज भेजे थे, एक दिन एमसीक्यूज पार्ट्स में कर लेंगे, तुम्हारे पास टाइम है, साथ साथ हमारा चैप्टर 2 चलता रहेगा। एक दिन आएगा आप खुद कहोगे कि मैम कभी मर्जी चैप्टर 1 का पूरा टेस्ट ले लो, अब तुम्हारा पूरा प्रिपेयर्ड है। बट हाँ, आप जैसे जिन्होंने टॉपिक वाइज ही नहीं करा होगा उसका तो चैप्टर 1 कभी जिंदगी में प्रिपेयर ही नहीं होगा। एंड आई हैव स्टूडेंट्स हु कीप ऑन ट्राइंग टिल द एंड ऑफ द क्लास 11 कि मैम हमें तो ये चैप्टर 1 अभी तक नहीं आता। करना पड़ता है ना उसके लिए, ठीक है। तो एनीवेज मंडे को हम एक मोल कंसेप्ट का, मोलालिटी का और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये तीनों बल्कि टॉपिक्स है, कर लोगे तीनों के तीनों। फिर तू ट्यूसडे दे दियो, देना तो पड़ेगा ही। कब आओगे फिर? वेडनेसडे दे देना। इसके एडवांस प्लस सिंपल दोनों। और मन्नत देख ले, टॉपर्स निकलेंगे हर टेस्ट में, कंसेक्यूटिव 3 टेस्ट के टॉपर्स को फिर देख लो। इट्स नॉट अबाउट गिविंग द रिवॉर्ड, हम बताएंगे कि ये बच्चा एक्सीड कर रहा है हर टेस्ट में, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। आए हैं, टॉप किया था तुमने। फिर अब से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि तब ये दोनों भी नहीं थी, बच्चे भी कम थे, तो अब तो बच्चे सारे आ गए। चलें आगे। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं, ठीक है। एक बार वो लास्ट वाला दिखाना जो मैनिपुलेशन आधा रहेगा, इससे पिछले वाला, ये 6 मोल्स वाला मोलारिटी वाला ले। हाँ देखिए मैनिपुलेशन क्या होगा? इसका टाइम तो बहुत सारा लगेगा। 5:45 बोल रही है। अभी देखो, अभी तो 10-15 दिन की बात है, फिर तो जून में तो वैसे ही मॉर्निंग टाइम हो जाएगा, बाद की बाद में रुकते हैं। ये टॉपिक्स कोई नहीं करे हुए? कौन सा करा हुआ? मोल कंसेप्ट नहीं कर रखा? फिर संडे पिछले मैंने तेरे को बुलाया था, फिर संडे आ जाना। जिन्होंने मोल कंसेप्ट करना है, तुम तीनों ने करना है, तुम जाओ। फिर जिन्होंने मोल कंसेप्ट करना है कल मैं अनाउंस कर दूंगी, वो संडे मेरे पास क्लास लगा लेंगे,
मैं उनको दोबारा से मोल कंसेप्ट करा दूंगी। हाँ आ जाना। अच्छा तुम्हारा पेपर है, तुम तो आ ही जाना। तुम दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा मोल कंसेप्ट करा के क्वेश्चन दे दूंगी, क्योंकि इसका यूटी है, इसको पढ़ा दूंगी, ठीक है। इसको बढ़ा देना, आप इसको इसको ये हम समझा देंगे, हम मन में आपको सॉल्व करेंगे पूरी। आ जाना, ठीक है। चलें आगे। अब आज हमने शुरू करना है। देखो हमने अभी तक दो थ्योरीज पढ़ी है लाइट की। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और एक हमने पढ़ी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का मानना था कि लाइट कैसी है मन्नत, कंटिन्यूअस वेव। लाइट क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया जो बोलता था कि लाइट पैकेट के फॉर्म में आ रही है, हाँ डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? क्योंकि अगर कंटिन्यूअस आ रही होती तो किसी भी कलर की लाइट, मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि अभी तक हमने लाइट की दो थ्योरीज करी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी मानती थी कि लाइट एक कंटिन्यूअस एनर्जी है। क्या है? कंटिन्यूअस वेव, वेव की फॉर्म में आ रही है। लेकिन फिर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया तो उन्होंने देखा कि अगर लाइट सच में कंटिन्यूअस आ रही होती तो जब रेड लाइट को तुमने 2 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए मेटल के सरफेस पे फॉल कराया था तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ही नहीं। इसका मतलब अगर वो कंटिन्यूअसली आ रही होती तो वो कंटिन्यूअस लाइट पढ़ पढ़कर उसकी एनर्जी बढ़ती रहती। लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, रेड लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है। किसके फॉर्म में आ रही है? और हर पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। अब अगर रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी ही कम है तो जितने मर्जी पैकेट आते रहे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। लेकिन जैसे ब्लू लाइट आई थी, ब्लू लाइट का पैकेट हाई एनर्जी का था क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था। जैसे मैंने बोला था कि अगर मान लो दित्या को बाहर निकालना, सेकंड क्लास का बच्चा आया, इसने इसको बाहर निकाला, दित्या नहीं निकली। दूसरी बार, तीसरी बार, सेकंड क्लास के 10 बच्चे भी आ जाएं, दित्या को बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि वो एक एक आके कोशिश करेंगे। तुमने कहा था ना कि 10 इकट्ठे नहीं, एक एक करके आएंगे। तो 10 बच्चे आ जाएं, 20 बच्चे आ जाएं, 100 बच्चे आ जाएं, एक एक करके आएंगे तो वो इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, कम। लेकिन अगर कोई बाउंसर आएगा वो तो 1 मिनट में ही बाहर निकाल देगा, है ना। तो कहने, अब साइंटिस्ट कहते हैं कि अब हम क्या माने, लाइट को पैकेट माने कि लाइट को वेव माने? क्योंकि अगर हम ये बोलते हैं कि लाइट वेव नहीं है तो ये भी नहीं मान सकते। क्योंकि आप मेरे को एक एग्जांपल देते हो, आपको फिजिक्स में +2 में एक थ्योरी आएगी डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है? अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्स्टेकल रख दूँ इस कमरे में, ऊपर से नीचे लेके ऑब्स्टेकल रख दूँ, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ दूँ, यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ दूँ, तो जब मैं लाइट ऑन करूंगी तो क्या उस ऑब्स्टेकल के पीछे वाले बंदे को लाइट नहीं दिखेगी? दिखेगी, क्योंकि लाइट एक पैकेट, अगर लाइट अगर सिर्फ एक बुलेट की तरह होती, जब आप बुलेट अगर हम शूट करते हैं तो बुलेट ऑब्स्टेकल्स पे जाके रुक जाती, क्योंकि बुलेट एक पार्टिकल है। लेकिन लाइट का नेचर ऐसे नहीं है। लाइट जैसी बेंड्स पे फैल जाती है, लाइट बेंड्स, लाइट देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। कोई भी चीज बेंड क्यों करती है? जब वो कैसी होती है, वेव। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि ना तो हम ये जुटला सकते हैं कि लाइट वेव है, क्योंकि लाइट का बिहेवियर तो वेव की तरह है, क्योंकि इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे वो ये बताते हैं कि लाइट वेव है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि लाइट क्या है, पैकेट। तो साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, लाइट हैज अ, वो है वेव लेकिन वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, पर वो कंटिन्यूअस वेव नहीं है वो पैकेट्स के फॉर्म में रही है, बट पैकेट्स के अंदर है तो वेव ही। तो यानी कि उस वेव को वेवलेट बोलते हैं, छोटी छोटी वेव्स को क्या बोलते हैं? यानी कि उसका बिहेवियर वेव्स की तरह इसीलिए है क्योंकि वो है वेव ही, बट एक कंटिन्यूअस वेव ना होकर वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। किसकी फॉर्म में आ रही है? तो लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। ये कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर। तो लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि कुछ फिनोमेना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट का कौन सा कैरेक्टर मानते हैं, वेव कैरेक्टर। लेकिन कुछ फिनोमेना हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट का कैसा कैरेक्टर मानते हैं, पैकेट कैरेक्टर। तो यानी कि लाइट क्वांटा की फॉर्म में भी है, बट वो आ किसकी फॉर्म में रही है? ठीक है। अब ना एक डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट था। डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट कहता था, ये थर्ड थ्योरी है, कि नेचर में ना सिमेट्री है, नेचर एज अ सिमेट्री। डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है तो ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट शुड आल्सो हैव अ ड्यूअल कैरेक्टर। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या बात हुई, जब आप क्रिकेट बॉल फेंकते हो तो क्रिकेट बॉल क्या वेव की तरह मूव करती है?
नहीं। या अगर अगर आप सड़क पे खड़े हो, एक कार जा रही है, तो कार क्या आपको वेव की तरह दिख रही है? पर डी ब्रॉगली ने कहा कि यस, ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी दुनिया के मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बी इट अ क्रिकेट बॉल, बी इट अ मूविंग कार, हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। डी ब्रॉगली ने कहा कि वो हमें वेव दिखती क्यों नहीं है, मैं उसका आंसर बाद में दूंगा, लेकिन क्योंकि नेचर में सिमेट्री है तो उसको उसकी उसकी ये मैनिफेस्टेशन थी, उसका ये मानना था कि कहीं ना कहीं अगर लाइट का डुअल कैरेक्टर है तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट का भी क्या होता है? डुअल। अब डी ब्रॉगली ने प्रूव करके दिखाया। डी ब्रॉगली ने कहा कि वाई मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव अ डुअल कैरेक्टर। उसने कहा कि क्रिकेट बॉल जब मूव करती है उसके साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है। साइंटिस्ट ने कहा कि वो वेव निकाल के दिखा, वेवलेंथ निकाल के दिखा। तो उसने कैसे निकाली? एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है mc²। एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या होता है? ये किसने दिया? आइंस्टाइन ने। और एक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था hc/λ। अभी अभी जब मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कराई थी तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या कराया था? hc/। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बताता है कि लाइट इज अ वेव, नीचे वाला फॉर्मूला बताता है लाइट इज अ पैकेट। बट ऊपर वाली भी एनर्जी है, नीचे वाली भी क्या है? When left hand sides are same, can we equate the right hand side? तो डी ब्रॉगली ने क्या किया? राइट हैंड साइड दोनों की इक्वेट कर दी, सी से सी। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई h/mc। बट सी तो क्या होता है? स्पीड ऑफ। बट हर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव करता नहीं, तो सी को v से रिप्लेस कर दो। तो डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, h/mv। डी ब्रॉगली ने एक वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया h/। अब क्रिकेट बॉल के साथ वेवलेंथ निकाल के देखते हैं। क्रिकेट बॉल का मास अप्रोक्सीमेटली 10 ग्राम ले लो, वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड ले लो। तो अगर आप क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ निकालोगे, एच की वैल्यू कितनी होती है मन्नत? 6.6 इंटू क्रिकेट बॉल का मास अगर 10 ग्राम है तो केजी में 10/1000, क्योंकि आपको ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी तो 0.01। और स्पीड क्या ले ली? 60। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1.1 और ये आ जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर ये -32 -33। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि क्रिकेट बॉल के साथ जो आप वेवलेंथ निकाल रहे हो उसकी रेंज देखिए क्या आ रही है? 10 की पावर -30। इतनी कम। मतलब हम नॉर्मली कम किसको मानते हैं? 10 की पावर -9। हम तो नैनोमीटर को भी बहुत छोटा मानते हैं, बट स्टिल वो वेवलेंथ एप्रिशिएबल होती हैं। स्टिल वो वेवलेंथ क्या होती हैं? तभी हम उनको देख पाते हैं, रेड कलर लाइट, वॉलेट। लेकिन उसने बोला, डी ब्रॉगली ने बोला दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द क्रिकेट बॉल इज सो लेस, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी। डी ब्रॉगली ने कहा मैं गलत नहीं बोल रहा, दैट एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट। तुम कहोगे कि मैम जब देख ही नहीं सकते फिर भी हम डी ब्रॉगली की बात कैसे मान लें? हम ये बात कैसे मान लें कि हाँ हम इस वजह से नहीं देख पा रहे कि उसकी वेवलेंथ, क्योंकि अब डी ब्रॉगली ने क्या किया? अपने कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। वो ये प्रूव करना चाहता था कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव की तरह मूव कर रहा है। अभी तक ये माना जाता था बोहर के मॉडल तक कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, लेकिन डी ब्रॉगली आने से सारी मॉडल ऑफ एटम को देखने का नजरिया बदल गया। जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बताई थी तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम सोच रहे होगे कि मॉडल ऑफ एटम पढ़ते पढ़ते लाइट क्यों पढ़ने लग गए हैं। लाइट पढ़कर पता लगा कि लाइट वेव है, तभी ध्यान में आया कि ऑब्जेक्ट भी किसकी तरह बिहेव कर सकता है, लाइक अ वेव। बट डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। अब मैं यहाँ पे चल रही हूँ तो मेरे साथ तुम्हें कोई वेव एसोसिएटेड नजर नहीं आएगी। अगर तुम कार देखोगे तो तुम्हें कार के साथ वेव एसोसिएटेड नजर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जब आप वेवलेंथ निकालोगे, निकाल के देखो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का? h/। अब बताओ h की वैल्यू 6.6। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वंशिका? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वेलोसिटी वापस से 60 ले लो, तो ये पावर देखो, ये जब ऊपर जाएगी 6.6 9 इंटू 60, ये अब पावर बहुत कम नहीं आएगी। -34 + 31 इज
-30 कहाँ पे? क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ की रेंज कितनी आ रही थी? 10⁻³ समथिंग। लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी कम नहीं आ रही। और जब साइंटिस्ट ने सच में माइक्रोस्कोप से देखा, उनको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर नजर आया। तो यानी कि अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत हो रही है। अब तक बोहर मॉडल का मानना था कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ, लेकिन डी ब्रोगली के आने से पूरे मॉडल को देखने का नजरिया बदल गया। सबसे पहले नजरिया तो ये बदला कि इलेक्ट्रॉन, जिसको आज तक हम एक पार्टिकल मानते थे, अब वो क्या निकल के आ गया? एज अ वेव, और उसका वेव कैरेक्टर आ गया। और वेव कैरेक्टर आने से और भी बहुत कुछ बदला। तो आज हमने शुरू करा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब तक तो हम लाइट ही पढ़ रहे थे। जब हम लाइट के दो थ्योरीज पढ़ चुके थे, तो एक थ्योरी का मानना था कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव। एक फिनोमेना कहता था कि नहीं, लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है? डिस्क्रीट पैकेट्स। फिर साइंटिस्ट ने कंक्लूड करा कि लाइट इज अ डुअल कैरेक्टर। वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में रही है, बट उसके अंदर क्या है? वेव ही है ना? छोटी छोटी मैगी के नूडल्स, छोटी छोटी मैगी के नूडल्स को हम क्या बोलते हैं? वेवलेट्स। क्या बोलते हैं? अब ये पूरा कंक्लूजन निकाल दिया गया कि ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत है, ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गलत है, पर दोनों का ब्लेंड करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट है तो वेव, बट कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है। कैसे आ रही है? डिस्क्रीट। फिर उसके बाद इसी एनालॉगी को किसने कंटिन्यू करा? किस नाम के साइंटिस्ट ने? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा कि नेचर हैज सिमेट्री। अगर नेचर में सिमेट्री है, तो लाइट का अगर डुअल कैरेक्टर है, तो हर मूविंग ऑब्जेक्ट का भी क्या होना चाहिए? डुअल। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। डी ब्रोगली ने क्या कहा? एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अब आपने कहा कि मैम मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ वेव एसोसिएटेड है, हम कैसे मान लें? हमें तो क्रिकेट बॉल के साथ कभी वेव नहीं, हमें तो नहीं ऐसे लगता कि वो उछल उछल के वेव की तरह जा रही है, या कार है वो ऐसे उछल उछल के जा रही है। तो उसका आंसर डी ब्रोगली ने कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ हमें वेवलेंथ इसीलिए नहीं दिखती क्योंकि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी, यानी कि उनका मास क्या होता है? ज्यादा। और वेवलेंथ और मास क्या होती है? इनवर्सली। इसीलिए वेवलेंथ की वैल्यू इतनी कम आती है, इतनी कम आती है कि जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनके साथ वेव देख ही नहीं सकते, बिकॉज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट इज वेरी लेस। पर ये डेरिवेशन आएगी कि डी ब्रोगली ने वेवलेंथ का फॉर्मूला कैसे दिया। तो याद करें डेरिवेशन। सबसे पहले डी ब्रोगली ने लैम्डा का फॉर्मूला कैसे दिया? एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला E is equal to, who gave this formula? Einstein. But also energy is given by hc by, but left hand sides are equal, so can we equate the right hand side? जैसे हमने राइट हैंड साइड इक्वेट किया c से c, लैम्डा उधर ले गए तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया? h अपॉन, बट c तो स्पीड ऑफ लाइट है, हर ऑब्जेक्ट तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता नहीं, तो हमने c को किससे रिप्लेस कर दिया? तो ये किसका फॉर्मूला है? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। ये किसका फॉर्मूला है? क्योंकि कल को तुम लैम्डा तो वैसे भी निकालते थे c बाय फ्रीक्वेंसी। जो लैम्डा हम पहले निकालते थे c बाय फ्रीक्वेंसी, वो लाइट की वेवलेंथ थी। ये कौन सी वेवलेंथ है? डी ब्रोगली या मैटर वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ का फॉर्मूला है? डी ब्रोगली या मैटर। क्या फॉर्मूला? h अपॉन, हो गया, बस कंक्लूड करो। फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने किसके साथ वेवलेंथ निकाली? बट वो हमें क्यों वेवलेंथ नजर नहीं आ रही? बिकॉज इसकी रेंज देखो क्या आ रही है? -30। मतलब हम तो -9 -10 एंगस्ट्रॉम को ही बहुत छोटा मानते हैं, तो बहुत ही छोटा है। फिर साइंटिस्ट ने कहा कि लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ, जिसका मास बहुत कम है, 10⁻⁻, इसकी वेवलेंथ निकालोगे तो ये छोटी नहीं आएगी। इट कैन बी सीन। और ये बात तब सच में प्रूव हुई जब सच में इलेक्ट्रॉन को देखा गया और वो किसकी तरह ट्रैवल कर रही थी? वेव की तरह। तो यानी कि अगर कल को कोई पूछे, डज डी ब्रोगली हैज एनी रियल सिग्निफिकेंस इन रियल लाइफ? रियल लाइफ, नो। डी ब्रोगली हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस इन अवर, but when applied to microscopic objects like electrons, then D Broglie has a significance because electron travels like a wave whose wavelength is given by this। ये निकाल के दिखा दोगे। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसको कल कंटिन्यू करेंगे और अपने टेस्ट की प्रेपरेशन शुरू करो। ठीक है, तुमने जितने टॉपिक्स करे हुए हैं वो करो। मोल कंसेप्ट में कब कराऊंगी? संडे को। जिसने वैसे संडे ऑफ रखेंगे, जिसने मोल कंसेप्ट पढ़ने आना हुआ या अपने डाउट्स के लिए आना हुआ, 12 o'clock। ठीक है, 12 बजे। हाँ हाँ,
दिखता सीरियस हो जाओ, सारे सारे क्वेश्चंस करने हैं अब। बुक कौन सी फॉलो करिए, ओपन करके जो जो क्वेश्चन करी जा रही है सॉल्व डन सॉल्व टिक करने हैं, ताकि जब तुम कल को बुक लेके आओ। क्यों क्या हुआ था अभी, तुम आज सारा दिन सैड थी। किसकी किसकी